गुड मॉर्निंग टाइम्स नाउ भारत पर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो देश दुनिया की हर बड़ी खबर लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। तो आपको बताएंगे आज दिन भर कौन कौन सी बड़ी खबरें होंगी, उन खबरों पर अपडेट देंगे और साथ ही कुछ बड़ी हलचल भी आपके सामने रखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। बार गिदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान अब गिड़गिड़ाने लगा है। जी हाँ, एक बार फिर से गिड़गिड़ाया है। अमेरिका से फोन करके ये रहम की भरी भीख मांगी है कि बोलिए भारत को कि वो हम पर अटैक ना करे। शहबाज शरीफ ने अमेरिकी मंत्री को फोन किया है और सामने गिड़गिड़ाए हैं। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि भारत अब उसके खिलाफ में कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा और भारत रिटेलिएट जरूर करने वाला है। और देखिए, प्रधानमंत्री ने जैसे कहा था कि तीनों ही सेनाओं को फ्री हैंड है, वो अपना टारगेट समय सब कुछ खुद तय करे। ऐसे में पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। आपको याद हो तो बॉर्डर पर तनातनी दोनों के बीच में बढ़ती हुई नजर आ रही। सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और सख्त रुख अपनाया है। और देखिए, 23 मई तक भारत का स्पेस पाकिस्तान के लिए बन गया, लेकिन भारत के रास्ते होकर भारत के आसमान का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की कोई भी प्लेन अब हवाई उड़ान नहीं भर पाएगी। इसके लिए अब उन्हें चीन का रास्ता अपनाना होगा। तो ऐसे में एक बड़ा एक्शन, देखिए कितने सारे मोर्चों पर भारत की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। ये बड़ा एक्शन लिया गया है। और श्वेता, एक तरफ आर्थिक तंगी से पाकिस्तान वैसे ही जूझ रहा है और इसके बाद भारत की ये वाली स्ट्राइक जो पाकिस्तान पे की गई है, वो एक बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर जरूर डालने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भारत के हर एक्शन का कितना बड़ा असर पाकिस्तान पे हो सकता है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। आतंकियों की मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक तरफ आतंक का फन कुचलने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ पहलगाम में हुए हमले से जुड़ी फरत को खंगाला जा रहा है। सुरक्षा बलों से लेकर जांच एजेंसियां तक आतंक के आकाओं से जुड़े हर तार को खंगालने में जुटी है। ऐसे में एनआईए की टीम बैसरन घाटी पहुंची और करीब 6 घंटे तक आतंकी हमले से जुड़े सबूत जुटाए। करीब 6 घंटे तक बैसरन घाटी, जहां आतंकी हमला हुआ था, वहां पर एनआईए की टीम जो है वो तमाम इक्विपमेंट के साथ पहुंची थी। बाकायदा 3D मैपिंग की गई और उसके बाद जो एग्जिट रूट था उसके बारे में पता लगाने की कवायद जो थी वो एनआईए की टीम की थी। और इसी वजह से एनआईए के अधिकारी जो हैं वो बैसरन घाटी पहुंचे और करीब 6 घंटे तक न सिर्फ जो रिक्रिएशन किया गया बल्कि वहां से तमाम सबूत इकट्ठा करने की कवायद की गई। इतना ही नहीं, जो 3D मैपिंग थी उसके जरिए एग्जिट रूट को पता करने की भी कवायद जो है वो एनआईए की टीम द्वारा किया गया। 6 घंटे के पड़ाव में एनआईए के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं, जिनके जरिए आतंकियों तक पहुंचना सुरक्षा एजेंसियों के लिए आसान होगा। एनआईए की टीम ने घाटी में 3D मैपिंग की। चश्मदीदों के बयानों के आधार पर मैपिंग की गई, जिससे आतंकियों की एंट्री एग्जिट की जानकारी मिली। एग्जिट और एंट्री दोनों पॉइंट पर आतंकी खड़े थे। हमले के बाद आतंकियों के भागने के रास्ते के भी सबूत मिले। जिप लाइन ऑपरेटर के साथ भी एनआईए की टीम ने मौके का मुआयना किया। लगातार एनआईए पूरे मामले में जांच कर रही है। इस पूरे मामले में अब तक 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। कई लोग एनआईए के हिरासत में हैं। लगातार जांच जारी है और आतंकियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कवायद जो है वो लगातार एनआईए द्वारा किया जा रहा है। जांच में एजेंसी जहां हमले से जुड़े सबूत खंगालने में जुटी है, तो वहीं सेना और सरकार के मोर्चों पर पाकिस्तान को सबक सिखाने की कवायद जारी है। 23 मई तक के लिए पाकिस्तानी प्लेन पर इंडियन एयर स्पेस में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। भारत ने पाकिस्तान के लिए नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। के मुताबिक अगर कोई भी पाकिस्तानी प्लेन इंडियन एयर स्पेस में एंट्री करेगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। और देखिए, पाकिस्तान में कितना डर है, कितनी खलबली मची हुई है, अगली बड़ी खबर से आप समझ पाएंगे। जहां जम्मू के बलवान सेक्टर से पाकिस्तान से हटते आए, अपने झंडे, अपने पोस्ट वहां से पाकिस्तान ने हटा लिए। जब से पहलगाम में हमला हुआ है तब से पाकिस्तान बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। लगातार सीज फायर का उल्लंघन करके भारत की चेक पोस्ट के ऊपर फायरिंग करने की कोशिश पाकिस्तान करता रहा है। तो बलवान सेक्टर से हालांकि अब उसने पैर अपने पीछे खींच लिए हैं, क्योंकि डरा सहमा पाकिस्तान जानता है कि किसी भी वक्त उसे मुंह की खानी पड़ सकती है। हमारी सहयोगी हितेश्वरी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां से तमाम तस्वीरें लगातार वो भेज रही हैं। जम्मू कश्मीर के कई एलओसी सेक्टर जैसे अखनूर, नौशेरा, सुंदरबनी, बारामूला और कुपवाड़ा की पाकिस्तानी पोस्ट से बीते 6 दिनों से कई बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ है।
जिसका जवाब भारतीय सेना लगातार दे रही है। उनका दावा है कि दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। पाकिस्तान के इस सीज फायर उल्लंघन का भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत का जवाब पाकिस्तानी सेना पर इस कदर हावी पड़ा कि अगली सुबह पर गवाल सेक्टर के बॉर्डर पर बनी पाकिस्तानी पोस्ट ही खाली हो गई। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान ने पहली बार भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय आर्मी ने भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब यहां पर सीज फायर का उल्लंघन हुआ, अब उसके अगले दिन यानी कि आज हम गढ़वाल सेक्टर से रिपोर्ट कर रहे हैं और आपको तस्वीरों के जरिए बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान पूरी तरह से डर गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की ऐसी सिट्टी पिट्टी गुल हुई है कि उसने न सिर्फ अपने बंकर्स और पोस्ट को खाली किया है, बल्कि पोस्ट से अपने झंडों तक को उतार लिया है, जिसके बाद पर गवाल में मौजूद पाकिस्तानी सेना की पोस्ट वीरान नजर आई। पाकिस्तान ने अपने बंकर्स को खाली कर दिया है और साथ ही साथ यहाँ की जो आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि पाकिस्तान की पोस्ट से अपने झंडे भी पाकिस्तान ने हटा लिए हैं और पाकिस्तान की पोस्ट भी आपको पूरी तरह से खाली नजर आ रही है। यहाँ पर पहले फोर्सेस की तैनाती होती थी, पाकिस्तान के जवान उस तरफ खड़े होते थे, लेकिन अब वो पोस्ट भी खाली है, बंकर भी खाली है और पाकिस्तान का जो झंडा वहां पर लहराया करता था वो भी नजर नहीं आ रहा है। तो ये तीनों ही चीजें एक बात की और साफ इशारा करती है कि जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इस पूरे इलाके से पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई है, क्योंकि भारतीय सेना ने जिस तरह से जवाब दिया उससे पाकिस्तान की आर्मी को बड़ा झटका लगा है और इसी कारण से वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। यानी मतलब साफ है कि पाकिस्तान को समझ आ चुका है कि अगर वो भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो पाकिस्तान से तनाव के बीच में लगातार भारत में बैठकों का दौर है। मैराथन बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठकों की अध्यक्षता करते हुए देखे जा रहे हैं कई सारी। और देखिए, कल सुबह से बैठकें जो शुरू हुई वो देर रात तक चलती रही। सबसे पहले सीसीएस की बैठक हुई, उसके बाद भी प्रधानमंत्री के आवास पर लगातार बैठकें होती रही। रक्षा मंत्री के साथ अलग से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई और देर रात जो बैठक हुई उसमें तो इस बात को लेकर लगभग पुख्ता जानकारी सामने आ रही थी कि पाकिस्तान को किसी भी वक्त बड़े एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। और देर रात हुई बैठक में एनएसए की मौजूदगी भी देखी गई। प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल मीटिंग रही। देर रात आर्मी चीफ के साथ वो मीटिंग करते हुए देखे गए। विदेश मंत्री और एनएसए इस बैठक में मौजूद रहे। तो बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक मैराथन मंथन चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के अलग एक मीटिंग अमित शाह के आवास पर भी हुई थी और तीसरी मीटिंग जम्मू कश्मीर में जी मनोज सिन्हा की पुलिस के आला अधिकारियों के साथ हुई। भारत के एक्शन को लेकर पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर तक बैठकों का दौर जारी है। पीएम मोदी ने एक बार फिर हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी मौजूद रहे। करीब 1 घंटे तक इस मीटिंग में मंथन चला। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर सिंधु समझौते की रणनीति को लेकर भी बैठक हुई। जल शक्ति समेत कई मंत्री बैठक में मौजूद रहे। समझौते का सस्पेंशन लागू करने पर चर्चा हुई। सिंधु नदी के पानी को लेकर रणनीति भी बनाई गई। तो वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डीजीपी नलिन प्रभात और कई सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें सुरक्षा को लेकर समीक्षा की गई। एलजी ने अधिकारियों को आतंक से निपटने के सख्त निर्देश दिए। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक आतंक पर प्रहार को लेकर रणनीति आखिरी दौर में मानी जा रही है। और देखिए, जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब में भी लगातार जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई है। गुरदासपुर के पास पुलिस की मुस्तैदी देखी गई है। इस बीच हमारी सहयोगी कोविड क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद रही, वाघा अटारी बॉर्डर से भी वो आपको रिपोर्ट्स भेजती आ रही हैं, जहां पर कैसे पाकिस्तानियों को जब वापस अपने मुल्क जाने का आदेश दिया गया था उसकी तस्वीरें भी कोविड ने आपको दिखाई। और सिक्योरिटी जबरदस्त तरीके से की गई, यानी कि देश के वो तमाम राज्य जहां की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं वहां खासतौर पर ज्यादा चौकसी देखी जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब के गुरदासपुर से, और ये खबर इस लिहाज से भी बहुत अहम कि जरा देखिए, पाकिस्तानियों को जब वापस भेजा जा रहा है चुन चुन कर अलग अलग राज्यों से, तो कैसी तस्वीर सामने आई। तो गांव के लोग कई सारी असामान्य घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है ये असामान्य घटनाएं और लोगों में दहशत क्यों, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। इस समय जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये
गांव है और इसके कुछ ही मील दूर जो है पाकिस्तान का बॉर्डर है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है और ये आखिरी गांव है सलांज, इसके साथ में लगता है गांव चौंतरा। तो इन दोनों ही गांव में जो है वो अनाउंसमेंट्स कराई जा रही हैं कि अगर जिन लोगों की भी ज़मीन जो है जिसमें अभी क्रॉप्स जो है वो हार्वेस्ट होनी है, वो लोग जल्द से जल्द जो अपनी फसलों की कटाई कर दें। 2 दिन का जो समय है लोगों को दिया गया था कि 2 दिन के भीतर वो अपनी जो फसलें हैं उनकी कटाई कर दें, ताकि उसके बाद, क्योंकि उसके बाद जो माहौल है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, माहौल बिगड़ सकता है, ये कहना है गांव के लोगों का, जिनके साथ जो ये लगातार मीटिंग्स जो है वो बीएसएफ के जो ऑफिसर्स हैं, जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, वो कर रहे हैं। और लोगों को कहा जा रहा है कि वो जल्द से जल्द जो है इन फसलों को काट दें और ताकि जो गेट्स हैं उन्हें बंद करने में कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा गांव के लोगों के पास, जिनके पास कबूतर हैं या कितने लोगों के पास ट्यूबवेल और मोटर्स हैं, इन सब का भी जो डेटा है वो भी इकट्ठा किया जा रहा है। इसके अलावा जो नाकेबंदी है जगह जगह पर इन सरहदी इलाकों पर, वो भी बढ़ा दी गई है। एक तरफ गांव वाले कुछ इस पर बोलना चाह रहे हैं, कुछ इस पर नहीं बोलना चाह रहे। वहीं दूसरी ओर जब बीएसएफ से इस बारे में कमेंट मांगा गया तो बीएसएफ ने इस बारे में कुछ भी कहना जो है वो उचित नहीं समझा, मना कर दिया। पर वहीं दूसरी ओर गांव में लगातार जो है वो सरपंचों के द्वारा या फिर जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा लगातार ये अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं कि वो सचेत रहें, ताकि आने वाले समय में अगर कोई मुश्किल आती है तो उसके लिए वो पहले ही मानसिक तौर से तैयार रहें। विजय ललित के साथ पवित्र कौर, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो पाकिस्तान में हुए पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकी हमला पहलगाम में किया गया, उसके बाद न केवल भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर चौकसी बढ़ाई गई है, बल्कि भारत और नेपाल की सीमा पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो नेपाल की सीमा से हैं और वहां पर आना जाना फ्री है, यानी कि बिना पासपोर्ट वीजा के जो लोग हैं वो यहां से वहां बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन पहलगाम हमले के बाद से ही इन जिलों में भी, इन बॉर्डर एरियाज में भी सिक्योरिटी जबरदस्त तरीके से बढ़ा दी गई है। जितने भी लोग नेपाल से भारत में दाखिल हो रही हैं, आप जो कतार देख रहे हैं, ये नेपाल से भारत में दाखिल होने वालों की है। इनकी आईडी कार्ड्स को जो है वो चेक किया जा रहा है, इनकी स्कैनिंग फ्रिस्किंग हो रही है, जो सामान लेके आ रहे हैं उसको भी स्कैन किया जा रहा है। तो अलर्ट जो है वो सीमाओं पर तैनात एसएसबी के जवान भी हैं। देखिए किस तरह से कैंप बना दिए गए हैं और कैंप में सीनियर ऑफिसर्स भी इस वक्त मौजूद हैं, जो लगातार जो है इस पर निगरानी रख रहे हैं कि जो मूवमेंट है वो किस तरह की मूवमेंट है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरह से सख्ती हर बॉर्डर पे की गई है, इंडो नेपाल बॉर्डर पर भी सख्ती की गई है। दूसरी तरफ चूंकि ये एक ओपन बॉर्डर है और उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो है वो नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं, ऐसे में चौकसी इन जिलों में हो। जो एक लंबा खुला एरिया है जहाँ ये एक तो हाईवे है जहाँ पे ये बॉर्डर बनाया गया है, लेकिन आपको राइट हैंड में अपने दिखाएं या लेफ्ट हैंड में दिखाएं तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो खुला ओपन है और इन इलाकों में भी मूवमेंट होती रहती है। तो ऐसे में एसएसबी के जवानों की गश्ती इन इलाकों में बढ़ा दी गई। आप देखिए पुलिस के जवान भी यहाँ पे है, वो भी यहाँ पे चेकिंग और फ्रिस्किंग कर रहे हैं। तो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की पुलिस बल्कि जो एसएसबी जिसकी जिम्मेदारी इन बॉर्डर्स की है वो भी इस पर लगी हुई है। देखिए कैसे जो है जो टूर्स के लोग आ रहे हैं उनको बाकायदा ऐसे कतारों में खड़ा करके उनकी चेकिंग की जा रही है, उनको बाकायदा उनके आईडी कार्ड्स चेक किए जाते हैं। उनके इंडिया जाने का जो मकसद है उसके बारे में जानकारी ली जा रही है, बाकायदा उसको नोट डाउन किया जा रहा है। नंबर्स ऑफ जो अंदर जो जाने वालों हैं भारत में उनकी संख्या कितनी है उसको भी लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, उसको भी नोट डाउन किया जा रहा है। तो ये एक कह सकते हैं कि जिस तरह से आतंकी हमला पहलगाम में हुआ है उसके बाद वो भले ही इंडो नेपाल बॉर्डर ही क्यों न हो, वहां भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, इंडो नेपाल बॉर्डर, सोनौली। और एक बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से बताते हैं, आईएसआई चीफ असीम मलिक को एनएसए बना दिया गया, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर नियुक्ति की गई। हालांकि उनकी सफाई पूरी नहीं थी, कल देर रात मीडिया के सामने ये बात रखी गई। दरअसल पाकिस्तान इस बात को सीक्रेट रखना चाहता था, लेकिन आखिरकार उसने ये बात रिवील कर ही दी। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद तनाव के बीच पाकिस्तान ने आईएसआई चीफ असीम मलिक को नया राष्ट्रीय सलाहकार बना दिया है। तो नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के भी वो सलाहकार होंगे और 29 अप्रैल को, यानी सोचिए कि जो खलबली पाकिस्तान के अंदर बची हुई है उसमें नए नए फैसले लिए जा रहे हैं। असीम मलिक को, जो कि आईएसआई चीफ था, उसे बना दिया गया है नया एनएसए पाकिस्तान का।
तो पाकिस्तान ने असीम मलिक को पिछले साल सितंबर में आईएसआई चीफ बनाया था और अब आईएसआई चीफ के साथ साथ में असीम मलिक पाकिस्तानी पीएम शरीफ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहने वाले हैं। और एक बड़ी खबर पाकिस्तान से ही बताएंगे, पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। तो देखिए, एक के बाद एक 22 अप्रैल जब ये हमला हुआ था पहलगाम में, उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से कई जगहों पर बॉर्डर एरियाज में सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और हर बार भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया है। एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना की तरफ से ये हिमाकत की गई है। तो 40 से ज्यादा बार हो चुका है जब पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। लगातार 7वें दिन एलओसी पर पाकिस्तान की फायरिंग जारी। कुपवाड़ा, उरी और अखनूर सेक्टर में गोलीबारी की गई है। और एक बड़ी खबर अब बताते हैं जिसके बाद साक्षी हमने देखा पॉलिटिक्स कितनी ज्यादा गर्मा गई है। हालांकि विपक्ष इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। केंद्र सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना कराने की बात कही है, यानी कि अगली जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना भी होगी। साल के अंत में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले जातिगत जनगणना की जो बात कही जा रही है उसके ऊपर पॉलिटिक्स यानी कि सियासत गर्माती नजर आ रही है। विपक्षी पार्टियों का क्या कुछ कहना, उससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। बिहार चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने विपक्ष के हाथों से बड़ा मुद्दा छीन लिया है। मोदी सरकार ने पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में सरकार ने फैसले पर मुहर लगाई, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए जातिगत जनगणना कराने के पीछे की वजह भी साफ की। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। केंद्र सरकार की ओर से जातिगत जनगणना की घोषणा होते ही तमाम विपक्षी दलों में इसका क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चलेगी। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं। आज से लगभग 1 साल पहले मैंने कहा था कि वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी और जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। इससे पहले भी जाति जनगणना हुई थी, लेकिन डेटा उसका नहीं जनता के बीच में लाया गया था। अब हमें उम्मीद है कि जाति जनगणना भी होगी और जो डेटा तैयार होगा वो जनता के सामने लाया जाएगा। कभी भी हो, हम तो इसके पक्षधर, ये हमारी ही मांग है, ये हमारी ही जीत है, ये लालू जी की जीत है, ये हमारे पुरखों की जीत है, ये समाजवादियों की जीत है और हमारे ही एजेंडे की बात जो है आज भाजपा कर रही है, जो कल तक कहती थी कि नहीं करेंगे। ये ताकत है हम लोगों की। एक तरफ सियासी मुद्दे की जंग है तो दूसरी ओर मुद्दे को चुनाव में भुनाने की कोशिश। ऐसे में विपक्षी दलों को केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने आईना दिखाया है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं में श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। मैं श्री राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, वर्षों तक कांग्रेस की सरकारें रही इस देश में, इतने सालों तक जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? तमाम सियासी दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट से साफ कर दिया कि सरकार का ये फैसला सामाजिक न्याय के लिए उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने लिखा,
सामाजिक न्याय के लिए मोदी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का फैसला सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति की। बिहार में जातिगत जनगणना का मुद्दा हावी है। नीतीश सरकार में रहते हुए तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना कराकर इस मुद्दे को भुना लिया था। हालांकि इसको लेकर जमकर सियासत भी हुई थी। राहुल गांधी और अखिलेश भी कई बार जाति जनगणना की मांग उठा चुके हैं। ऐसे में बिहार चुनाव से पहले केंद्र का ये दांव विरोधियों को चारों खाने चित करने वाला साबित हो सकता है। बड़ी खबर का रुख करेंगे पाकिस्तान से ही। पीओके में कई सारे मदरसों के ऊपर अभी फिलहाल मौजूदा वक्त में रोक लगा दी गई है और उन्हें बंद कर दिया गया है। तो भारत के हमले से डरा समा पाकिस्तान इस तरह के एक्शंस ले रहा है और इसको इस तरह से भी समझिए कि जो मदरसे हैं वो मदरसे कम और आतंक का अड्डा ज्यादा है, क्योंकि आतंकियों की ट्रेनिंग मदरसों की आड़ में होती है। और इसीलिए और एक बड़ी खबर आपको गुजरात से बताते हैं, अहमदाबाद से, जहां आज भी बुलडोजर एक्शन जारी रहने वाला है और अभी तक बहुत सारे जो अवैध अतिक्रमण थे, अवैध जमीन कब्जा करके बनाए हुए मकान थे, निर्माण थे, उन्हें जमीनोज किया गया है। और आज भी इसी कड़ी में कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि अब तक की कार्रवाई में 4000 से ज्यादा जो अवैध मकान थे उनको गिराया जा चुका है। तो बुलडोजर एक्शन जारी है अहमदाबाद में। और देखिए जिस तरह की खबरें सामने आई थी, वहाँ घुसपैठियों के रहने की बात भी सामने आई थी और ये भी बताया गया था कि फर्जी दस्तावेज बना करके काफी वक्त से यहाँ अतिक्रमण करके लोग रह रहे थे। एक रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमले के बाद शुरू हुए गुजरात पुलिस के ऑपरेशन क्रैकडाउन ने घुसपैठियों की कमर तोड़ दी है। अहमदाबाद में क्राइम और अवैध बांग्लादेशियों का अड्डा बन चुके चंडोला तालाब इलाके में बीते 48 घंटों से बुलडोजर एक्शन जारी है। गुजरात के इतिहास के सबसे बड़े बुलडोजर एक्शन में अब तक 1.5 लाख स्क्वायर मीटर की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है। चंडोला तालाब इलाके में जारी बुलडोजर एक्शन के दूसरे दिन 2000 से ज्यादा अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। करीब 74 बुलडोजर की मदद से नगर निगम और पुलिस ने अब तक 4000 से ज्यादा घुसपैठियों के अवैध मकान को ध्वस्त कर दिया है। चंडोला इलाके में छिपकर बैठे ये बांग्लादेशी हर गैर कानूनी एक्टिविटी में शामिल थे। इस इलाके में नाबालिग लड़कियों से देह व्यापार करवाने से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स, चोरी डकैती समेत कई आतंकी संगठनों के आतंकी तक आकर यहाँ पनाह लेते थे। पिछले 3-4 साल से हम देखें तो 2022 में इसी इलाके से गुजरात एटीएस ने 4 आतंकवादी पकड़े थे जो अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट के साथ उनका संपर्क था। अगर 6 महीने का हम फिगर्स लें तो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 2 मोटे केस ड्रग्स के किए हैं। सिटी पुलिस, स्थानिक पुलिस ने भी केस किए हैं, चाहे वो गांजा के 18 किलो का केस हो, एमडी का केस हो, चरस का केस हो। और पिछले 3 साल के आंकड़ा देखें तो बहुत सारे ड्रग्स के केस यहाँ पे हुए थे। ड्रग का एक बहुत बड़ा कार्टेल यहाँ से ऑपरेट करता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 26 अप्रैल की रात को अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रात 3 बजे चंडोला इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। 1000 से ज्यादा संदिग्ध को हिरासत में ले लिया। 3 दिनों तक लगातार पूछताछ के बाद उनमें से 190 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, जिन्हें बहुत जल्द रिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद 28 अप्रैल की सुबह को अवैध बांग्लादेशियों के घरों के बिजली कनेक्शन काटे गए, जबकि 29 अप्रैल को शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई के 2 दिनों में 74 जेसीबी, 200 ट्रक, 15 फायर फाइटर, 1800 अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी, 2000 गुजरात पुलिस के जवान और 20 एसआरपी टुकड़ियों ने मिलकर 4000 अवैध मकान, रिजॉर्ट और अवैध पार्किंग प्लॉट को ध्वस्त किया है। और यानी तीसरे दिन भी ये एक्शन जारी रहेगा। और उत्तर प्रदेश में लगातार जो नेपाल की सीमा से सटे हुए जिले हैं, वहां पर कार्रवाई की जा रही है। अवैध कब्जों के अलावा वो मदरसे जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके ऊपर भी एक्शन जारी है। तो जितने भी अवैध मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में, उनको सील करने के को लेकर कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। यूपी में अवैध मदरसों और अतिक्रमण के खिलाफ सरकार एक्शन मोड में है। बुधवार को तीसरे दिन भी यूपी के कई शहरों में बाबा का बुलडोजर गरजता रहा और बाबा के अधिकारी अवैध मदरसों को सील करते रहे।
नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में यूपी पुलिस ने बुधवार को भी अवैध कब्जे और मदरसों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और श्रावस्ती में बिना मान्यता चल रहे मदरसों को सील कर दिया गया और साथ ही इसके साथ सैकड़ों अतिक्रमण को ढा दिया गया। शनिवार को शुरू हुए अभियान से सभी जिलों में हड़कंप मचा हुआ है। कई मस्जिदों को भी अवैध पाया गया है। कुछ को नोटिस दिया गया तो कुछ पर एक्शन लिया गया है। ये कंस्ट्रक्शन सरकारी जमीन पर किए गए हैं। बहराइच के नानपारा, मोतीपुर और महसी तहसील के कई गांवों में 100 से ज्यादा अतिक्रमण को हटाया जा चुका है। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किए गए कंस्ट्रक्शन को ध्वस्त किया गया। साथ ही बिना मान्यता के चल रहे 6 मदरसों को भी सील किया गया। श्रावस्ती में लगातार चौथे दिन मदरसों पर प्रशासन का एक्शन जारी रहा और भारत नेपाल बॉर्डर से सटे 15 किलोमीटर की रेडियस वाले इलाके की सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से बने कब्जों को हटाया गया। श्रावस्ती में अब तक 127 से ज्यादा सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त किया जा चुका है, जबकि 4 दिनों की कार्रवाई में 34 मदरसे सील हो चुके हैं। इसी के साथ महाराजगंज में नेपाल सीमा पर बने एक मदरसे पर बुलडोजर चला और अवैध कंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से हटा दिया गया। और अब खबर दिल्ली से, जहां पर आईएनए में दिल्ली हाट मार्केट में भयंकर आग लग गई। 26 दुकानें इस आग में जलकर स्वाहा हो गई। रात 9 बजे के आसपास आग की लपटें दिखनी शुरू हुई और देखते ही देखते आग इतनी तेजी के साथ फैली कि 26 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आप भी अगर दिल्ली में आए हों या दिल्ली वासी हो तो दिल्ली हाट जरूर गए होंगे और वहां अलग अलग राज्यों के स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं। अब इस बड़ी आगजनी में लोगों को मुख्यमंत्री से सहयोग की अपील है और इसी से जुड़ी हुई 4 तस्वीरें आपको दिखा कि लाखों रुपए के नुकसान की आशंका इसमें जताई जा रही है। काफी नुकसान हुआ है। दिल्ली सरकार ने भी भरोसा दिया है कि हम मदद करेंगे। तो दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक 26 दुकानें जलकर स्वाहा हो चुकी थी। आग बुझाने फायर ब्रिगेड की टीम पर दुकानदारों ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। और इस बीच आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम पर दुकानदारों ने गंभीर आरोप लगाए, देरी की गई और ऐसे तमाम जो आरोप है वो लगते हुए नजर आए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीती रात नई दिल्ली की फेमस दिल्ली हाट मार्केट में आग लगी तो हर तरफ हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां भी पहुंची, लेकिन जब आग की इन लपटों को फायर ब्रिगेड की टीम काबू में नहीं कर पाई तब तक 26 दुकानें जलकर स्वाहा हो चुकी थी। आईएनए में मौजूद दिल्ली हाट मार्केट में रात करीब 9 बजे आग लगी थी, जो देखते ही देखते आसपास के दुकानों में फैलती चली गई। लोगों ने पहले तो खुद ही इस आग को बुझाने की कोशिश की, पर जब लपटें बहुत ज्यादा विनाशकारी और बेकाबू हुई तो फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी जानकारी दी गई। लेकिन लोगों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की टीम आधे घंटे की देरी से मौके पर पहुंची, जिसकी वजह से उनकी दुकानें उनकी ही आंखों के सामने जल गई। सर, कितने बजे के आसपास की बात है ये? मेरा यहाँ दुकान है, पेंटिंग का दुकान है। मैं 10 मिनट पहले यहाँ से निकला था, ठीक है। मेरे लड़के का फोन आया कि आग जल गई है और यहाँ पे मेरे पूरी जिंदगी भर की कमाई सब खत्म हो गया, चकनाचूर। जिंदगी मेरे एक पेंटिंग मेरे 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए की। कितने स्टॉल थे यहाँ पे? सिर्फ पेंटिंग के स्टॉल थे और भी चांदी का स्टॉल था मेरा। पूरा एक आंखों के सामने जलते हुए मैंने देखा। ये वहाँ पर पूरा खत्म। आज ही माल लेके आया था फायर ब्रिगेड के नाम से, 0 बिल्कुल खत्म। ये तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं होता तब 9:30 बजे जाके फायर ब्रिगेड वाले आ रहे हैं। सब फूटे पड़े हैं सब। हम लोगों ने खुद हेल्प की है। हमारी तो कपड़े की दुकान थी, पूरा कपड़ा जल गया, कुछ नहीं बचा, एक पीस नहीं बचा पाया। आग की खबर जैसे ही दिल्ली के टूरिज्म मंत्री को मिली तो कपिल मिश्रा खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थानीय दुकानदारों को आर्थिक मदद का आश्वासन दिया। हालांकि ये आग लगी कैसे थी इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ सकी है, लेकिन गनीमत की बात ये रही कि इस आग के हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। श्वेता, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से 22 तारीख के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि वक्फ संशोधन जो कानून बना उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो बंद होते हुए नजर आए और उनमें कमी दर्ज की गई। लेकिन बीती रात एक बड़ा प्रदर्शन किया गया और 15 मिनट के लिए रात के 9 बजे जो लोग वक्फ कानून का विरोध कर रहे थे उन्होंने ब्लैकआउट किया, बत्तियां बंद की। असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें शामिल हुए थे और उसके पहले उन्होंने इसमें शामिल होने की लोगों से अपील भी की थी। नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर बीती रात लोगों ने लाइटें बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल बुधवार को लाइट बंद करो विरोध प्रदर्शन के तहत AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत देश भर के मुस्लिम नेताओं ने रात 9 बजे से 9:15 तक अपने घर, दुकान और ऑफिस में लाइट ऑफ करके विरोध जताया।
और इस प्रोटेस्ट करने का एक ही मकसद है कि हम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपने जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बनाया है वो वक्फ बोर्ड के मफाद में नहीं है, वो वक्फ बोर्ड को बर्बाद करता है, वक्फ की प्रॉपर्टीज को खत्म करता है और ना उससे कोई रेवेन्यू में इजाफा होने वाला है। तो ये हमारा प्रोटेस्ट इसीलिए था और क्योंकि जो कानून बनाया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस प्रोटेस्ट की 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ एक्ट के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए अपने आवास की रात 9 बजे लाइटें बंद कर दी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी एक्ट के विरोध में करीब 15 मिनट तक दुकानों और रिहायशी इलाकों की लाइटें बंद रहीं, जिसकी वजह से पूरे इलाके में अंधेरा छाया रहा। इसके साथ ही छत्रपति संभाजी नगर में भी लोगों ने दुकानों और घरों की लाइटें बंद करके प्रदर्शन किया। मुंबई में आज से डावोस और कैंस की तर्ज पर एक वेव समिट का आयोजन किया जा रहा है। मनोरंजन जगत की बड़ी हस्तियां देश विदेश में इसमें शामिल होंगी और इसीलिए इसे मनोरंजन जगत का महाकुंभ भी कहा जा रहा है। बड़ी हस्तियां इसमें शामिल होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करते हुए आज देखे जाएंगे। मुंबई में ये समिट होने वाला, ये आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री इसमें शामिल होंगे। मनोरंजन जगत की हस्तियां अलग अलग देशों से यहाँ पहुंचने वाली है। 130 से ज्यादा देशों की कंपनियां इसमें शामिल होंगी। 4 मई तक जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया जाएगा। इसी से जुड़ी हुई डिटेल्स आपको रिपोर्ट में देते हैं। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल मीडिया एंटरटेनमेंट समिट का आज से आगाज होने जा रहा है। चार मई तक चलने वाले वेव समिट का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया जा रहा है। मनोरंजन के दुनिया के सबसे बड़े समिट में नामी हस्तियां शिरकत करने वाली हैं। दुनिया के 130 देशों की कंपनियां शामिल होंगी। संस्कृति और कला क्षेत्र से जुड़ी ये कंपनियां हैं। मीडिया, फिल्म, एंटरटेनमेंट से जुड़े दिग्गज जुटेंगे। कई देशों की कला, संस्कृति और सिनेमा को दिखाया जाएगा। एआई और वर्चुअल रामायण का मंचन होगा। सिंगापुर की एक कंपनी ने रामायण को तैयार किया है। महाराष्ट्र सरकार खुद इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। इस आयोजन का मकसद मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र के लिए बाजार को खोलना है। वेव समिट में भारत की कला, संस्कृति और जीवन शैली को दुनिया के सामने रखा जाएगा। 25 देशों के मंत्री और 10,000 से ज्यादा प्रतिनिधि इसके गवाह बनेंगे। एक तरह से इस आयोजन को एंटरटेनमेंट जगत का कुंभ माना जा रहा है।